हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र से चैप्टर आप लोगों को 1 चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से, जो कि आज के क्लास में, ठीक है ना। तो चलिए हम जानेंगे सबसे पहले लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं जी? कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग के लिए, यानी जिसमें लोगों यानी लोग के लिए, लोगों पर एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र जो है ना, लोगों के लिए और लोगों पर ही एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। समझ गए ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि जनता का राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है, यानी घातक बन जाती हैं। बताइए। तो जब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोग आपस में उलझ पड़ते हैं, क्या होते हैं? उलझ पड़ते हैं। तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बना देता है। क्या बना देता है? कमजोर बना देता है। विधिताएं जब सीमा का यानी उल्लंघन करने लगती है। उल्लंघन क्या है? उल्लंघन करने लगती हैं, तब सामाजिक यानी विभाजन अवश्यम यानी भावी भावी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भावी हो जाती हैं। ठीक है ना। चलिए यही का है। बताइएगा। ऐसी स्थिति में यह राष्ट्र के लिए घातक बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या है? राष्ट्र के लिए क्या बन जाती है? घातक बन जाती है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? बताइए मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो बताइए। देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरोध का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ गए ना मौलिक अधिकार कितने हैं? समझ गए ना। समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शासन के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे जो है मौलिक अधिकार हैं। चलिए अब बताएंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कि भारत में सर्वधर्म का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। यानी भारत में मंदिरों के शहर वाराणसी में नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की ने हनुमान भक्तों को पवित्र पुस्तक हनुमान चालीसा का उर्दू में लिपिबद्ध का सर्वधर्म होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। इसका मतलब मुस्लिम लड़की ने हनुमान भक्तों को यानी पवित्र पुस्तकों के हनुमान चालीसा का उर्दू में ही लिपिबद्ध का मतलब सर्वधर्म किया है। ठीक है ना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि सामाजिक विभेद किस प्रकार का सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के समाज में व्यक्ति के बीच कई प्रकार के सामाजिक विभेद को देखने को मिलते हैं। जैसे जाति के आधार पर विभेद हैं। जैसे जाति पर क्या है? विभेद हैं। जैसे बताइएगा, लिंग के आधार पर विभेद, धर्म के आधार पर विभेद, आर्थिक स्तर पर विभेद इत्यादि हैं। यह सामाजिक विभेद तब सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। क्या लेती है? रूप ले लेती है, जब इसमें से कई एक सामाजिक विभेद दूसरी अनेक विभिन्न ताओं के ऊपर और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। क्या होती है? ताओं के ऊपर और शक्तिशाली हो जाती हैं, जब किसी
जब किसी एक समूह को यह महसूस होने लगता है कि वे समाज में बिल्कुल अलग है, समाज में क्या है, बिल्कुल अलग है, हो तो यानी समय सामाजिक विभाजन का प्रारंभ हो जाता है, यानी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। श्रम लैंगिक क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है जी? बताइए। श्रम के लैंगिक विभाजन के अंतर्गत महिलाओं को घर के अंदर के सारे कामों को पूरा करना होता था, यानी उनका इसका का नाम है, महिलाओं को घर के अंदर के सारे कामों को करना होता था तथा पुरुषों को घर के बाहर के सारे कार्यों सौंपा गया था, यानी पुरुष के लिए बाहर के कामों सौंपा गया था और महिलाओं को घरों में जो भी काम है वो काम महिलाओं के लिए होता है। ठीक है ना, और यही श्रम का लैंगिक विभाजन है। यही क्या है? श्रम का लैंगिक का विभाजन है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? तो वर्तमान समय में अत्याधुनिक उपकरणों से गर्भ में ही शिशु भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और पुत्र के जन्म होने की उम्मीद पर गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं जी? तो बताइए कि महिलाएं आज राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। नारियों की विकास के बिना समाज का विकास की बात करना गलत है। ठीक है, अतः महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं, यानी जागरूकता होना ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब जानते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? यानी धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो बताइए कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना तथा किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास कर रखने की आज़ादी देना। यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो यही है कि किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं करना तथा किसी भी व्यक्ति को धर्म अपने में विश्वास कर रखने की आज़ादी देना। ठीक है ना, आज़ादी देना। अब बताएंगे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? तो जब हम यह कहते हैं कि धर्म की समुदाय का निर्माण कहते हैं, यानी जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण कहते हैं, सांप्रदायिकता राजनीतिक जन्म लगती है। ठीक है, जन्म लगती है और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता कहते हैं। सोच ही क्या होता है? सांप्रदायिकता कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका यही का कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ है कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना और अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का बलिदान करना सांप्रदायिकता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भाषा नीति क्या है? भाषा नीति क्या है? तो भारत में वास्तव ही विविधता का पूर्वक देश है, जहां 144 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है।
जो पूर्वकों देश का जो है ना, जहाँ 144 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है, इनमें सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। इनमें भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। यह सब मिलकर हमारे भाषा विरासत को समृद्ध बनाती हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करती है। विकसित होने में मदद करती है। मदद करती है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु और कन्नड़ इत्यादि। यह भाषा नीति है। क्या ये भाषा जो है ना, वो नीति है। समझ गया ना। चलिए जानते हैं अगला नंबर कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, यानी भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो बताइए, भारत देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्मित संविधान को अंगीकृत एवं स्वीकार किया गया, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया है। अतः भारत को गणतंत्र कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया, भारत को गणतंत्र कहा जाता है। समझ गया होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है, तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। समझ गए ना। चलिए अब बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है, यानी सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है। तो जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य मंत्रों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है। लोगों को क्या होने लगता है, महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं। तो इससे सामाजिक तक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। सामाजिक स्थिति क्या होती है, पैदा होने लगती है। अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन की गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें, यानी गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह यानी 327 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 455 से कम है, तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। यानी 227 तथा शहरी और क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति की माह 455 से कम है, तो वह व्यक्ति या परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। ठीक है ना, समझ जाइएगा। चलिए अब जानेंगे सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। तो सांप्रदायिकता का किन्हीं 4 कारण निम्नलिखित है, तो जानेंगे आप। ए में देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक धर्म के अनुयायियों के लैंगिकों हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लोगों के हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोध होना। ठीक है। और दूसरा है आपका अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा आपका, अगला पॉइंट है कि राजनीतिक योग्यों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना। दूसरा, एक दूसरे के धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंतर तथा विरोध का होना। ठीक है।
चलिए अब जानेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं बताइएगा। वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिक न देखकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है। सभी देश धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे में भारत, क्या हो गया? जैसे में भारत हो गया। बताइए अब जानेंगे कि रंग भेद है क्या। रंग भेद नीति किसे कहते हैं? रंग भेद नीति किसे कहते हैं? तो बताइएगा। रंग भेद हम उसे कहते हैं, रंग भेद का अर्थ है कि चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। ठीक है, जिसे रंगभेद की नीति के नाम से जाना जाता है, जिसे रंगभेद की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। ठीक है, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सकें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।